जुले माई सेल्फ रिग्जिन लेक्चर इन बॉटनी। आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड सेशन है हमारा आज सब्जेक्ट का। तो इसमें हम क्रीपिंग स्टेम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले जो फर्स्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, इसकी टाइप से जैसे कि मल्टीपल फिशंस है, बाइनरी फिशंस है, हमने ये सब डिस्कस किया था। बर्डिंग डिस्कस किया था उस सेशन में, फर्स्ट सेशन में। फिर हमने सेकेंड सेशन में स्पोर फॉर्मेशंस, इसके अलावा वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है उसके नेचुरल के टाइप्स कुछ किया था, जैसे कि ट्यूबेरस रूट का हमने डिस्कस किया था और अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम डिस्कस किया था लास्ट टाइम। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्रीपिंग स्टेम से हम डिस्कस करेंगे। ये भी एक यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशंस का एक टाइप्स है, यानी किस तरह प्रोपगेट्स होता है वेजिटेटिवली क्रीपिंग स्टेम में। आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्रीपिंग स्टेम में तीन टाइप्स है। एक है रनर, स्टोलन एंड ऑफसेट। अब क्रीपिंग स्टेम होता क्या चीज़ है, यानी जो स्टेम वीक होता है, इरेक्ट नहीं हो पाते, यानी उसको हम क्या कहते हैं, वीक स्टेम कहते हैं। अगर वीक स्टेम यानी ऑन द सरफेस ऑफ अबव द सरफेस यानी ये रिंगते हुए ग्रो हो जाती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रीपिंग स्टेम कहते हैं। ओके, तो क्रीपिंग स्टेम में पहला हमारा टाइप्स है वो है रनर। रनर में क्या होता है कि क्रीपिंग मॉडिफाइड स्टेम is not give rise to aerial shoot which become new plant, example oxalis, synodon, etc. अब देखिए यहाँ पे ये जो प्लांट है, यहाँ पे ये ऑक्सिलिस का प्लांट है, यहाँ पे ये रूट से एडवेंटिशियस रूट, और यहाँ पे आप देखिए स्टेम, ये स्टेम है, ये अंडरग्राउंड स्टेम है। ये अंडरग्राउंड स्टेम के जो एक्सिलरी बार्ड्स होते हैं, जो साइड से बार्ड्स निकलते हैं, उसको एक्सिलरी बार्ड्स कहते हैं। तो उस एक्सिलरी बार्ड से क्या निकल जाती है, ब्रांच निकल जाती है। तो वो ब्रांच आगे चले जाते हैं। साथ साथ में इसमें बहुत सारे नोड एंड इंटर नोड्स होते हैं। तो हर नोड से एडवेंटिशियस रूट निकल जाते हैं, साथ साथ में यहाँ से शूट भी निकल जाते हैं। तो बाद में यानी इसको यानी यहाँ से काट भी सकते हैं, नहीं तो इसको यानी इस तरह यानी क्या हो जाते हैं, ये प्रोपगेट होते जाते हैं आगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, रनर कहते हैं। तो इसमें एग्जांपल लिया है हमने ऑक्सिलिस, इसी तरह इसमें सेनेडोन में भी होते हैं, जिसको दुबग्रास भी कहते हैं। तो इसके अलावा दूसरा हमारे पास है, इसकी टाइप्स जो है ये है स्टोलन। स्टोलन भी क्या होते हैं, ये भी एक किस्म का एक रनर होता है। ये क्या कहते हैं, आर रनर्स विच क्रॉस ओवर स्मॉल ऑब्स्टिकल एंड डेवलप स्मॉल प्लैनलेट एट देयर नोड। यहाँ पे जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे ये स्टोलन का एक स्टोलन का है, किस तरह यहाँ पे स्टोलन में प्रोपगेट होते हैं। देखिए, तो इसमें एग्जांपल आप ले सकते हैं फ्रेगेरिया यानी जिसको हम स्ट्रॉबेरी कहते हैं। उसमें आप लोगों ने नोटिस किया होगा, यानी इसमें क्या होता है कि जो इसकी एक्सिलरी बार्ड जो है, उसमें से अंडरग्राउंड जो एक्सिलरी बार्ड्स होते हैं, उसमें से क्या निकल जाते हैं, ब्रांचेस निकल जाते हैं। वो ब्रांचेस क्या होते हैं, वो ब्रांचेस यानी पहले इरेक्ट ग्रो करते हैं, फिर इसके बाद बेंड हो जाती हैं। बेंड होके किसके साथ टच करते हैं, सॉइल के साथ टच करते हैं। जैसे सॉइल के टच करते हैं, वहाँ पे एडवेंटिशियस रूट और वहाँ पे शूट बन जाते हैं। तो इस तरह प्रोपेगेट हो जाते हैं इसमें। नेक्स्ट है इसमें ऑफसेट, जो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पिक्चर, ये ऑफसेट का है। तो ऑफसेट में भी यही एक्सिलरी बार्ड्स में से ब्रांचेस निकल जाते हैं और आगे जाके वहाँ पे एडवेंटिशियस रूट और शूट बन जाते हैं। लेकिन ये पेरेंट प्लांट्स और इसमें यानी एक इंटरनोड का ही गैप होता है। और जो यहाँ पे शूट बनते हैं, ये शूट जो है वो किस फॉर्म में होते हैं, रोजेट फॉर्म में होते हैं। रोजेट का मतलब होता है कि मतलब एक ही जगह पे बहुत सारे वहाँ पे शूट ग्रो हो जाती हैं, तो उसको हम रोजेट कहते हैं। तो उसमें एग्जाम्पल आप ले सकते हैं पिशिया और वाटर लेट्यूस ले सकते हैं आप। तो हमारे पास तीन टाइप्स है क्रीपिंग स्टेम का। एक है रनर, दूसरा है स्टोलन, तीसरा है ऑफसेट। रनर में आपको बताया कि जो एक्सिलरी बार्ड से जो वहाँ से यानी ब्रांचेस निकल के आगे चले जाते, तो हर नोड पे यानी वहाँ पे शूट एंड रूट हो जाते हैं। जैसे कि ऑक्सिलिस का एग्जांपल लिया था, उसमें सिनेडोन का एग्जांपल लिया था। इसी तरह स्टोलन में और रनर में इतना फ़र्क होता है। स्टोलन और रनर में क्या फ़र्क होता है, स्टोलन में जो एक्सिलरी बार्ड से जो ब्रांचेस निकलते हैं वो थोड़ी देर के लिए वो यानी इरेक्ट ग्रो हो जाते हैं, फिर इसके बाद यानी नीचे की तरफ डाउन होकर सॉइल के साथ टच करते हैं। जहाँ पे टच करते हैं वहाँ से यानी एडवेंटिशियस रूट और शूट बन जाते हैं, इस तरह प्रोपोगेट हो जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टोलन कहते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल है फ्रेगेरिया।
ऑफसेट में क्या कहा कि ऑफसेट में जो यहाँ पे एक्सिलरी बार्स से जो ब्रांचेस निकल जाते हैं, तो वहाँ पे जो इंडिविजुअल बनते हैं नोड पे, तो उन दोनों के गैप जो है वो सिर्फ एक इंटरनोड का गैप होता है, और जितने भी शूट वहाँ पे बनते हैं वो रोजेट फॉर्म में होते हैं। रोजेट का मतलब एक ही जगह पर बहुत सारे लीव्स वहाँ पे ग्रो हो जाती हैं। नेक्स्ट इज एरियल स्टेम। ये प्लांट आपने देखा होगा, इसको हम ये एक कैक्टी है, इसका नाम है ओपेंशिया। अब क्या कहते हैं, when the segment of cacti fall on the ground and act as a means of vegetative propagation, that is opentia। ठीक, ये ओपेंशिया जो आप लीफ लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो लीफ नहीं है, बल्कि ये क्या है, स्टेम है। एडेप्टेशन के टाइम पे ये मॉडिफाई हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे जो स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहा है, ये स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर यानी क्या है, एक्चुअली लिप मॉडिफाई होके क्या बन गया है, ये स्पाइन बन गया है। तो ये कब हुआ, ये सब जब इस प्लांट ने मॉडिफिकेशन करते टाइम पे ये सब मॉडिफाई हुआ और लीफ को स्पाइन बन गया और स्टेम को लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन गया। फिर ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है जिसको हम इसको क्या कहते हैं, स्टेम कहते हैं, वो नेचुरली फेल्डन हो जाते हैं और इसको क्या बन जाता है, नया प्लांट बन जाता है। ये हम प्रोपेगेट आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं, लेकिन नेचुरली भी ये इस तरह प्रोपेगेट हो जाती है। तो इस प्लांट का नाम है ओपेंशिया। नेक्स्ट है लीव्स। Some plants develop adventitious buds on their leaves which get detached and develops new plant. Example Bryophyllum। अब जो यहाँ पे लीव्स देख रहे हैं ना, ये लीव्स किसके हैं, ब्रायोफिलम के हैं। तो ब्रायोफिलम के लीव्स के मार्जिन पे बहुत सारे नोचेस है, नोच के अंदर क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स के नीचे एडवेंटिशियस रूट भी होते हैं। तो ये पार्ट्स क्या हो जाते हैं, यहाँ से डिटेच हो जाते हैं, फिर नीचे जाके जब सॉइल में फेवरेबल कंडीशन मिलते हैं तो ये इस बार को एक फिर से नया इंडिविजुअल बन जाते हैं। तो इसके अलावा और कुछ प्लांट है बिगोनिया, जैसे कि उनमें थोड़ा सा यानी हम कट लगा के फिर मॉइस्ट सॉइल में लगा देते हैं, तो फिर वहाँ पर भी यानी उन लीव्स में भी क्या बन जाते हैं, बर्ड्स बन जाते हैं, उनके थ्रू भी यानी नेचुरल क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर सकते हैं। ये है bulbil। These are fleshy buds produced in the axil of foliage leaves in place of axillary buds. They grow to form new plants when shed and fall on the ground। अब होता क्या चीज़ है, देखिए ये जो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है प्लांट्स का है। यहाँ पे जो यूजुअली एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं, ये एक्सिलरी बर्ड जो है इस प्लांट में मॉडिफाई होकर एक फ्लैशी बर्ड बनाया है। इस फ्लैशी बर्ड को हम क्या कहते हैं, बल्बिल। फिर ये बल्बिल क्या हो जाती है, यानी इस पेरेंट प्लांट से ये डिटेच हो जाती है, डिटेच होके फिर इस बल्बिल के थ्रू फिर नया प्लांट जो है प्रोपेगेट हो जाती है। इसके अलावा और बहुत सारे प्लांट्स में भी बनते हैं, जैसे कि बल्बिल क्या कहते हैं, बल्बिल ऑक्सिलिस में है, एगावा स्पीशीज में है, एलेमसेटम है, एलेमसेटम जिसको हम गार्लिक को कहते हैं, इनमें भी यानी बल्बिल के थ्रू यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो जाती है। Now another types is artificial method of vegetative propagation। जो अभी हमने पहले कर रहा था वो सब क्या था, वेजिटेटिव नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन था। अब इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस क्या होते हैं, देखिए यानी गार्डनर्स एंड हॉर्टिकल्चर्स हैव एम्प्लॉयड द वेरियस मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अडॉप्ट बाय द प्लांट इन नेचर्स। यानी बहुत सारे जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस होते हैं, यानी उनको जो बहुत सारे गार्डनर्स ने, बहुत सारे हॉर्टिकल्चर्स ने क्या किया है, उनको यानी एडॉप्ट करके उनको यानी आर्टिफिशियली उनको ग्रो किया है वेजिटेटिवली। इसमें ह्यूमन बीइंग का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस। दिस मेथड्स आर मीन फॉर, ये मेथड्स जो आर्टिफिशियल जो प्रोपेगेशंस होते हैं वो किसके लिए होते हैं, क्यों किया जाता है, क्विक प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट। यानी कोई भी प्लांट्स के यानी न्यू प्रोडक्शन बहुत सारे बनना है लिमिटेड टाइम में, तो उस वक्त हम किस प्रोपेगेशन का इस्तेमाल करता है, आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव का इस्तेमाल करते हैं। या कंबाइनिंग ऑफ गुड क्वालिटीज ऑफ टू डिफरेंट वेराइटीज़, यानी दो वेराइटीज़ की कैरेक्टर को कंबाइन करके एक प्लांट में लाना है, तो उस टाइम पे किस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, इसी मेथड का आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड का इस्तेमाल करता है। ठीक, तो यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो आर्टिफिशियल में ह्यूमन बीइंग का इन्वॉल्वमेंट होता है, मैन मेड
वेजिटेटिव प्रोपगेशन से, इसलिए इसको हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। तो इसमें एक टाइप्स है जिसको हम क्या कहते हैं, कटिंग। Cutting is a method of vegetative propagation in which the portion of stem, leaf or roots detached from the mother plants induced to rooting and shooting in a proper medium। इसमें क्या करते हैं कि मदर प्लांट्स, कोई भी प्लांट्स के रूट या लीव्स या स्टेम को काटते हैं, फिर इसमें यानी आर्टिफिशियली रूट इंड्यूस करवाते हैं। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कटिंग कहते हैं। यानी किसी प्लांट के स्टेम को काट के, किसी प्लांट के रूट को काट के या किसी प्लांट के लीव्स को काट के फिर इसको प्रोपगेट किया जाता है आर्टिफिशियल उसमें रूट्स को इंड्यूस करके। तो इसको हम क्या कहते हैं, कटिंग कहते हैं इस चीज़ को। तो कटिंग में क्या होता है कि कुछ में किसी में रूट कटिंग किस में होते हैं, जैसे कि रूट कटिंग आर यूज्ड टू प्रोपगेट सैट्रॉन एंड टर्मेरिन। यानी सैट्रॉन एक सैटर स्पीशीज है और टर्मेरिन जिसको हम इमली कहते हैं। तो इनमें रूट कटिंग करके इसको प्रोपगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट लीफ कटिंग, यानी लीफ कटिंग आर यूज्ड टू प्रोपगेट बिगोनिया ब्रायोफिलम, यानी ब्रायोफिलम के प्लांट्स में से या बिगोनी के प्लांट्स के यानी लीफ काट के यानी इनके लीफ के थ्रू यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट यानी स्टेम कटिंग में समटाइम्स द स्टेम कटिंग आर ट्रीटेड विद रूटिंग हार्मोन्स IBA फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूट्स। यानी IBA का मतलब होता है इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। यानी इसमें क्या होते हैं कि यानी किसी प्लांट की स्टेम या ब्रांच को काटना हो, यानी उसको काट के फिर यानी प्रोपगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी किसी स्टेम में यानी रूट को इंड्यूस होने के लिए टाइम लगता है, उस टाइम पे हम एक हार्मोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है IBA यानी इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। यानी इंडोल ब्यूटेरिक एसिड एक हार्मोन्स है जिसके थ्रू यानी उनमें उन जो हमने स्टेम लिया या ब्रांचेस लिया काट करके, तो उनमें आर्टिफिशियली हम रूट को इंड्यूस जल्दी से कर सकते हैं। तो इसमें एग्जांपल है जिसमें यानी क्या कहते हैं स्टेम कटिंग किया जाता है, वो ग्रेप्स है, शुगर केन है, रोज है, बोगेनविलिया है, दतुरा है। तो इनमें स्टेम कटिंग करके वेजिटेटिव प्रोपगेशन किया जाता है। नेक्स्ट लेयरिंग है। लेयरिंग में क्या करते हैं कि आर्टिफिशियल रूट इंड्यूस करके यानी प्रोपगेट किया जाता है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, लेयरिंग कहते हैं। लेयरिंग की दो टाइप्स है, एक है माउंट लेयरिंग और दूसरा एयर लेयरिंग है। माउंट लेयरिंग पहले हम डिस्कस करेंगे। माउंट लेयरिंग क्या होती है, कॉमन मेथड्स ऑफ प्रोपगेटिंग हर्बिशियस प्लांट। यानी ये माउंट लेयरिंग जो है वो किस प्लांट में होते हैं, हर्बिशियस में होते हैं, हर्ब्स में होते हैं। ये हर्ब्स में किया जाता है, ये आर्टिफिशियल हर्ब्स में किया जाता है। लोअर ब्रांचेस ऑफ स्टेम इज बेंड डाउन एंड पार्शियली डिफोलेटेड। यानी जो हर्ब्स में सबसे लोअर ब्रांचेस होते हैं, लोअर ब्रांचेस, उसको क्या किया जाता है, बेंड डाउन किया जाता है, उसको बेंड किया जाता है। यानी बेंड करने के लिए आप इसमें कोई भी वेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी यानी वेट को इस्तेमाल करके यानी लोअर ब्रांच में अगर रखा दे तो वो क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। बेंड होने के बाद यानी एक जगह पे इसको क्या करना है, जहाँ बेंड होके सॉइल के साथ टच हो जाती है ना, वहाँ पे जितने भी लीव्स है यानी इसको डिफोलेटेड करना है। डिफोलेटेड में लीव्स को रिमूव करना है और उसी जगह पे छोटा सा कट लगाना है। ठीक है, फिर कट लगा के ये इश्योर करना है कि यानी वो काट पोर्शन जो जहाँ डिफोलेटेड किया वहाँ पे काट लगाया वो यानी सॉइल में टच होना चाहिए और उसके ऊपर थोड़ा सा मॉइस्ट सॉइल इसके ऊपर रखना चाहिए। फिर और भी एक चीज़ याद रखना है कि उसके थोड़ा सा शूट जो है वो ऊपर निकल के होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ना ये बेंड करके ये वाला टच हुआ किसके साथ, सॉइल, फिर यह छोटा सा उसका पार्ट जो है शूट का वो सॉइल से ऊपर निकला हुआ है। ठीक, इस तरह होना चाहिए। फिर कुछ दिन के बाद जहाँ पे काट लगाया वहाँ पे एडवेंटिशियस रूट ग्रो हो जाते हैं। तो फिर इसके बाद यानी इसको यहाँ से मदर प्लांट से इसको सेपरेट कर सकते हैं यहाँ से काट के, क्योंकि यहाँ पे शूट भी बन गया और रूट भी बन गया, इसको अलग से इसको प्रोपगेट कर सकते हैं। इस तरह ये किस में होता है, ज़्यादातर किस में किया जाता है ये प्रैक्टिस, जैस्मिन में किया जाता है, ग्रेप वाइन में किया जाता है, चेरी में किया जाता है। तो इस तरह के मेथड्स को हम क्या कहते हैं, माउंट लेयरिंग कहते हैं। नेक्स्ट एयर लेयरिंग, कॉमन इन shrubs and trees which do not possess branches near the ground. Ring of bark is removed. The girdle portion is covered with the moist grafting clay. अब इसमें क्या हो जाता है, जो हम इससे पहले हमने किसकी डिस्कस किया, माउंट लेयरिंग। माउंट लेयरिंग में क्या होता था
यानी लोअर ब्रांच को बेंड करके यानी सॉइल के साथ टच करता था। लेकिन ऐसा कुछ प्लांट, खासकर जो ट्रीज होते हैं, शब्स होते हैं, उनकी लोअर ब्रांच जो है बेंड करके सॉइल तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो उन केसेस में हम क्या करते हैं, एयर लेयरिंग करते हैं। तो एयर लेयरिंग में क्या किया जाता है, किस तरह किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे ये वाला पोर्शन, तो ये एक या दो, कोई भी आपकी मर्जी है, जितने भी ब्रांच को चूज करने हैं आपने। फिर यहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे जो बर्क होता है ना, छिलके को यहाँ से यहाँ तक इसको क्या करना है, उतरना है पूरा। इसको क्या कहते हैं, या एक गडल जैसा बन जाता है यहाँ पे। फिर इसके बाद छिलकों को उतरने के बाद फिर इसके बाद क्या करना है, हमने क्ले लाना है, मिट्टी। फिर इसके बाद हमने क्या लाना है, मिट्टी के साथ यानी काऊ डंग और कॉटन और वाटर थोड़ा मिक्स करके फिर जहाँ पे हमने बर्फ को, छिलके को उतारा था, वहाँ पे लगाना होता है। फिर उसके ऊपर पॉलीथीन के साथ टाइट करना है। तो ये ऐसा एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, गुट्टी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, गुट्टी। फिर इसके बाद तकरीबन 1 या 2 महीने के बाद जहाँ पे हमने छिलके को उतारा था, काट किया था, एक गडल बना था, तो वहाँ पे एडवेंटिशियस रूट ग्रो हो जाती है। ठीक, फिर रूट, जैसे एडवेंटिशियस रूट ग्रो हो जाती है तो इस प्लांट को यहाँ से मदर प्लांट से काट किया जाता है, फिर नया इंडिविजुअल बन जाती है। ठीक है, तो इस तरह प्रोपेगेट करने को हम क्या कहते हैं, एयर लेयरिंग कहते हैं। नेक्स्ट वन इज दैट इज ए ग्राफ्टिंग। ये आपने सुना भी होगा, ये कॉमन एक मेथड्स होते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए। ये जब साइंस ऑफ हॉर्टिकल्चर एस्टेब्लिश होने से पहले यानी इस ग्राफ्टिंग की मेथड्स को यानी क्या करते थे वो, यानी ह्यूमन बीइंग प्रैक्टिस करते थे। तो इसमें क्या करते हैं, पार्ट्स ऑफ 2 प्लांट्स आर ज्वाइंट इन सच ए वे दैट दे ग्रो एज 1 प्लांट्स। यानी यहाँ पे क्या किया जाता है, ग्राफ्टिंग में 2 प्लांट्स के पार्ट्स को ज्वाइन करके एक करके ग्रो किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग कहते हैं, यानी जिसको हम पेवन भी कहते हैं, पेवन लगाना। तो ग्राफ्टिंग इज डन बिटवीन द 2 क्लोजली रिलेटेड डाइकोटिलेडोनस प्लांट कॉल्ड एज सेकंड। यहाँ ग्राफ्टिंग में क्या होते हैं, हर प्लांट्स जो है, हर प्लांट्स के साथ ग्राफ्टिंग नहीं हो सकते। ग्राफ्टिंग होने के लिए सबसे पहला क्या चाहिए, यानी 2 क्लोजली रिलेटेड प्लांट होना चाहिए। ठीक है, यानी अगर एप्रिकॉट में आप ग्राफ्टिंग कर रहे हैं तो वो दूसरा प्लांट जो इस्तेमाल कर रहा है ग्राफ्टिंग के लिए वो भी एप्रिकॉट का होना चाहिए, बिल्कुल यानी क्लोजली रिलेटेड प्लांट होना चाहिए। यानी यहाँ पे 2 प्लांट्स की 2 पार्ट यानी इस्तेमाल करता है। यानी एक यहाँ पे इस जो रूट वाला पोर्शन जो है उसको हम क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। यानी स्टॉक वाला पोर्शन जो है वो ज़्यादातर क्या होते हैं, वाइल्ड रिलेटिव्स होते हैं। यानी वाइल्ड रिलेटिव्स का मतलब होता है रिलेटिव्स का, यानी इसमें क्या कैरेक्टर होता है, यानी इसमें जैसे कि डिजीज फ्री है, वायरस फ्री होते हैं, इसमें डिजीज रेजिस्टेंट मतलब डिजीज रेजिस्टेंस इसमें होते हैं, और मिनरल और वाटर ऑब्जर्वेशन की एफिशिएंसी यानी इसमें ज़्यादा होते हैं। फिर दूसरा पार्ट जो दूसरे प्लांट से लाया है, दूसरा जो ट्विग्स हमने लाते हैं, यानी उसमें क्या होता है, शूट की क्वालिटी ज़्यादा होती है, शूट की क्वालिटी अच्छी होती है। जैसे कि फ्रूट की क्वांटिटीज़ उसमें ज़्यादा ग्रो करना, या फ्रूट की क्या कहते हैं, मतलब क्वालिटी अच्छी होना। तो इन अलग अलग इस दोनों में क्या है, कैरेक्टर है। दोनों अलग कैरेक्टर को यानी क्या करना है, हमने इसमें कंबाइन करके एक प्लान करके उसको ग्रो करना होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो इस वाला पोर्शन जो हमने दूसरे प्लांट से लाया है उसको हम क्या कहते हैं, सेकंड कहते हैं। जो ऑलरेडी वहाँ पे था रूट सिस्टम को यानी उस रूट के साथ, उसको हम क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। तो यहाँ और एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ जो हमने सेकंड लाया, सेकंड दूसरे प्लांट से हमने लाया, वो सेकंड जो शूट वाला पोर्शन, यहाँ पे जितने भी यानी इसमें क्या होना चाहिए, बर्ड जो है अटैच होना चाहिए, बर्ड्स होना चाहिए, क्योंकि आगे जो फर्दर ग्रोथ होगा वो कहाँ से होगा, बर्ड से होगा। तो यहाँ पे बर्ड्स होना ज़रूरी है। और जो रूट में ये ध्यान रखना है, रूट वाला पोर्शन में जिसको हम स्टॉक कहते हैं, तो स्टॉक में जितने भी बर्ड्स है उसको हम क्या करना है, रिमूव करना होता है। ठीक है, फिर इसके बाद यानी इन दोनों को ज्वाइन करना है। इस तरह ज्वाइन करने, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे इस तरह ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के बाद इसको अच्छी तरह यानी बांधना होता है, टाइट करना होता है, ताकि वाटर यानी एवापोरेशन ना हो। तो इस तरह यानी क्या करते हैं, 2 वैरायटीज को यानी कंबाइन करके एक प्लांट्स के अंदर लाते हैं, दो कैरेक्टर को, उसको हम क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो कुछ ग्राफ्टिंग में यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन जो है स्टॉक, एक स्टॉक के अंदर, एक स्टॉक पोर्शन में यानी 2 सेकंड को हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की ग्राफ्टिंग को हम क्या करते हैं, क्रोन ग्राफ्टिंग कहते हैं। इसके अलावा
हमारे पास क्या कहते हैं बड ग्राफ्टिंग है। बड ग्राफ्टिंग में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या करते हैं कि बर्ड्स को बर्ड के साथ बर्ड्स को लेके यहाँ पे इंसिशन बने हुआ है ना, इस इंसिशन में इसको क्या करते हैं, इसको इसके साथ जोड़ देते हैं। यानी इसमें ये ध्यान रखना है कि इसकी कैम्बेम साथ होना चाहिए, कैम्बेम आपस में मिलना चाहिए। फिर इसके बाद इसके ऊपर जोड़ने के बाद या वैक्स लगाते हैं या क्ले लगाते हैं, फिर इसके बाद या किसी धागे के साथ या नहीं तो किसी बैंडेज के साथ इसको यानी टाइट करना होता है, ताकि यानी अंदर से वाटर वेपर बन के बाहर ना जाए, इसलिए इसको यानी अच्छी तरह टाइट करना होता है। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, बड ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो ग्राफ्टिंग में यानी दो डिफरेंट कैरेक्टर्स को, दो प्लांट्स के डिफरेंट कैरेक्टर्स को मिला के एक ही प्लांट के अंदर ग्रो किया जाता है। तो जैसे कि एप्पल्स है, एप्रिकॉट है, इन सब में किया जाता है ये सब। नेक्स्ट आपका है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा टिश्यू कल्चर, क्योंकि टिश्यू कल्चर का अलग से टॉपिक है, अलग से इसमें आपका सब टॉपिक है। तो टिश्यू कल्चर का मैं थोड़ा सा बता दूं कि टिश्यू कल्चर को यानी माइक्रो प्रोपगेशन भी कहते हैं। ये टिश्यू कल्चर भी क्या है, एक्चुअली वेजिटेटिव प्रोपगेशन से। तो टिश्यू कल्चर में क्या किया जाता है, देखिए टिश्यू कल्चर में कोई भी सेल या ऑर्गन या टिश्यू को लेके यानी लेबोरेटरी में इसको कल्चर किया जाता है, यानी इन विट्रो यानी लेबोरेटरी के अंदर इसको, या इन वेवो नहीं, इन विट्रो इसको यानी ग्रो किया जाता है, लेबोरेटरी के अंदर ग्रो किया जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर कहते हैं। जैसे कि कोई ऑर्गन, ये प्लांट्स है, ये प्लांट्स की लीव्स है, प्लांट्स की लीव से कोई सेल लाया यहाँ पे, इसको किस में डाला, एक मीडियम में ये सेल डिवाइड होगा, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बन जाएगा। यानी इस अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं, केलोस कहते हैं। फिर ये केलोस को फिर वहाँ पे फिर से न्यूट्रिएंट यानी ऐड करने के बाद यहाँ शूट और रूट यहाँ डिफरेंशिएट हो जाते हैं। फिर लेबोरेटरी के अंदर, पेट्री डिश के अंदर या टेस्ट ट्यूब के अंदर एक प्लांट बन जाती है। फिर इसके बाद आहिस्ते आहिस्ते इसको कहाँ पे लेके जाते हैं, यानी फील्ड में लेके जाते हैं, फिर फील्ड में ग्रो किया जाता है। तो ये इस तरह यानी लेबोरेटरी के अंदर क्या किया जाता है, एक प्लांट को ग्रो किया जाता है फ्रॉम सिंगल सेल से या कोई छोटी सी ऑर्गन से या छोटी सी टिश्यू से एक प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर कहते हैं। तो टिश्यू कल्चर का मेन मकसद क्या होता है यहाँ पे, यानी टिश्यू कल्चर से जितने भी प्लांट्स बनते हैं वो क्या होता है, यानी डिजीज फ्री प्लांट बन जाते हैं, वायरस फ्री प्लांट्स बन जाते हैं, और हैप्लॉइड क्या डायप्लॉइड यानी हैप्लॉइड क्या बन जाते हैं, होमोज़ाइगोस डिप्लॉइड प्लांट बन जाती है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स है किसकी, टिश्यू कल्चर्स की। यानी टिश्यू कल्चर भी एक वेजिटेटिव प्रोपगेशंस होती है। इसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशंस। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का क्या इम्पोर्टेंस है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज द ओनली मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन in those plants which have lost their capacity to produce seed, that is banana, seedless grapes, orange, etc. यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मेन इम्पोर्टेंट है, यानी कोई भी ऐसा प्लांट जिसके सीड जो है वो ऐसा यानी वो ग्रो होने की कैपेसिटी उसने लॉस्ट किया हो, तो उनमें ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू वो प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिन सीड तो बनता है लेकिन ग्रो नहीं हो जाते, यानी उन प्लांट में हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्लांट विच हैव पुअर क्वांटिटी ऑफ वायबल सीड आर मोस्टली प्रोपगेट वेजिटेटिव, यानी ऐसा प्लांट जिसमें सीड है लेकिन वायबल सीड बिल्कुल कम है, वायबल सीड नहीं है, कम है, तो उन केसेस में वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू यानी ये हम प्रोपगेट कर सकते हैं। प्लांट विच हैव पुअर सीड वायबिलिटी एंड prolonged seed dormancy reproduce mostly by vegetative methods are repeat easier and less expensive, यानी प्लांट्स में जो सीड है लेकिन वेबल बिल्कुल इसमें वेबल सीड या कम है या नहीं है, या इसमें क्या कहते हैं, या कोई सीड ऐसा जो बिल्कुल डॉर्मेंट रहता है, डॉर्मेंट का मतलब इनएक्टिव, बहुत सारे सीड ऐसे होते हैं वो इनएक्टिव रहते हैं, डॉर्मेंट रहते हैं, तो उस सूरत में क्या करते हैं कि उन प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू उसको रिप्रोड्यूस करते हैं। The greatest advantage of vegetative propagation is that a plant biotype retained and multiplied definitely without any change of variation, यानी
जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें एक कैरेक्टर है वेजिटेटिव प्रोपगेशंस में, वो क्या है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक्चुअली एक किस्म का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स है। तो जो ऑफ स्प्रिंग